सभी सुनने वालों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं लेकर आई हूँ शिवानी जी की लिखी हुई एक और कहानी, विप्रलब्धा। आइए शुरू करते हैं। बरेली का स्टेशन मध्य रात्रि के धुंधलके में डूबा था। रेलवे कर्मचारियों की सफ़ेद वर्दी यदा कदा चमकती और फिर शांति छा जाती। शटल यहीं लगा है, डिब्बे में अंधेरा तो है मेम साहब, पर सामान लगा देता हूँ, आप आराम से सो जाइए। कुली ने मेरी स्वीकृति की प्रतीक्षा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं समझी और सामान चुनकर लगा दिया। बिना बत्ती का वह अंधेरा कमरा मुझे किसी अर्वाचीन गुहा द्वार सा लगा। 1-2 घंटे ही की समस्या नहीं थी, रात भर अकेली उस अंधेरे कमरे में कैसे रहूंगी। फिर शटल में फर्स्ट का केवल एक ही डिब्बा रहता था। प्राय ही दिल्ली की गाड़ी से आने वाले यात्री अपने रिजर्वेशन की संगीन घुसेड़ रात भर तपस्यारत योगियों के अमानवीय धैर्य से अंधेरे डिब्बे में बैठे निरीह यात्रियों को बड़ी निर्ममता से बाहर निकाल देते थे। मुझे इसका भी पूर्व अनुभव था। यही नहीं, इसी इकलौते डिब्बे के लिए मैं कई संभ्रांत यात्रियों को दीन याचक की भांति गिड़गिड़ाते भी देख चुकी हूँ। पर मुझे तो इसी गाड़ी से जाना था। इसी से पैसे देकर वाचाल कुली को विदा किया और नीचे की बर्थ पर लेट गई। मन ही मन मनाती जा रही थी कि कोई मुझसा ही सहयात्री जुट जाता तो निश्चिंत हो जाती। शायद विधाता को भी तरस आ ही गया और कोई 20 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि एक कुली हल्का सा सूटकेस लटकाए भीतर घुस आया। उसके पीछे पीछे रेशमी साड़ी की खसखस से मैं समझ गई कि प्रवेश करने वाली कोई महिला ही है। विदेशी सुगंध की तीव्र गंध से मेरे नथुने भर गए। और फिर शनेल की सुगंध भी क्या छिपाए छिपती है। स्टेशन के उस पार लगे बिजली के खंभे की रोशनी भी एक घने पेड़ की छाया से एकदम ही ढक गई थी। अंधेरे में मैं कुछ भी नहीं देख पाई, पर फिर भी सहयात्रिणी की उपस्थिति से मन अचानक हल्का हो गया। आप भी काठ गोदाम जा रही हैं क्या? उसने पूछा। जी हाँ, मैंने संक्षिप्त उत्तर देकर करवट बदल ली। कुली के साथ उस महिला के क्षणिक वार्तालाप ने ही मुझे चौकन्ना कर दिया था। जरा सा ही बढ़ावा देने पर वह मार्ग भर दिमाग चाट कर रख देगी, यह मैं समझ गई थी। क्यों भाई कुली, बरेली में पानी कब से नहीं बरसा? क्या दूसरी गाड़ी से आने वालों की कोई रिजर्वेशन स्लिप बाहर लटकी है? यहाँ कुछ खाने पीने को भी मिलेगा? क्या कहते हो, 12 बजे तक रिफ्रेशमेंट रूम बंद हो जाते हैं, तब तो मैं भूखी मर जाऊंगी। उसकी अनवरत बकर बकर से मेरा सिर दुखने लगा था। इस दुकेली से तो मैं अकेली ही भली थी। कुली के जाते ही वह चप्पल उतारकर बर्थ पर पालथी मारकर बैठ गई और पंखा झलने लगी। गजब की गर्मी है ये मुई बरसात की उमस तो मई जून से भी ज़्यादा अखरती है, और फिर आदत भी तो छूट गई है। उसने शायद जानबूझकर ही अंतिम वाक्य जोड़ा था, जिससे मेरी नारी सुलभ स्वाभाविक उत्सुकता पूछ बैठे। क्यों, भारत के किस उत्तुंग शैल शिखर पर वास है तुम्हारा? पर मैं चुप रही। किसे पड़ी थी जो कहती, आ बैल मुझे मार। अचानक टॉर्च की रोशनी से पूरे कमरे में बिजली सी चमकी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। 3-4 सफ़ेद वर्दीधारी टिकट चेकर खिड़की के कांच पर दस्तक दे रहे थे। मैंने कांच ऊपर सरका दिया। देखिए, आपने क्या रिजर्वेशन किया है? उनमें से एक ने पूछा। नहीं, मैंने डरते डरते कहा। जिस बात का भय था वही हुआ। अब निश्चय ही ये यमदूत हमसे उतर जाने को कहेंगे। तब आपको ये डिब्बा खाली करना होगा। अभी दिल्ली की गाड़ी से
वे यात्री आते होंगे जिन्होंने रिजर्वेशन किया है। वह भ्रष्ट कर्मचारी खिड़की का सहारा ले त्रिभंगी भंगिमा में खड़ा हो गया। आप लोग जा सकते हैं। मेरी सहयात्रिनी का रौबदार आदेश अंधेरे में गूंज उठा। कैसा आश्चर्य है कि स्वतंत्र भारत के अधिकांश नागरिक आज भी रौब डालने के लिए विदेशी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मेरी हिंदी जो काम नहीं कर पाई थी, वह उसकी ठसकेदार अंग्रेजी कर गई। जब आपके यात्री आएंगे हम देख लेंगे, और उसने लपककर खिड़की का कांच चढ़ा दिया। कुछ क्षण शांति रही, पर फिर वही धृष्टता। भ्रष्ट कर्मचारी द्वार भड़बड़ाने लगा। आप लोग समझती क्यों नहीं? आपका क्या बिगड़ेगा? नौकरी तो हमारी जाएगी। अब मेरी साथिन क्रुद्ध शेरनी की भांति छलांग लगा द्वार खोलकर खड़ी हो गई। उस रणचंडी का रौद्र रूप देख चारों सकपका गए। बड़े शर्म की बात है। वह ऐसे शुद्ध उच्चारण का विदेशी बारूद उगलने लगी जैसे आकाशवाणी से मंजे उच्चारण में अंग्रेजी के समाचार पढ़ रही हो। आप लोग रेलवे के कर्मचारी हैं, पर इतना भी नहीं जानते कि फर्स्ट क्लास के यात्रियों की नींद में व्याघात डालने का आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है। आप लोग नहीं गए तो शायद आपकी नौकरी आने वाले यात्री नहीं, यहाँ बैठने वाले यात्री ही ले लेंगे। जब आपसे कह दिया कि किसी यात्री का रिजर्वेशन हुआ तो हम पल भर में डिब्बा खाली कर देंगे, समझे? और चारों दुम दबाकर हवा हो गए। वह अंग्रेजी की चुनी गालियां देती मेरी पार्श्व के बर्थ पर लंबी हो गई। सोच रहे थे कुछ पान सिगरेट की सामग्री जुट जाएगी, पर यहाँ क्या हमने घास छीली है? वह कहती जा रही थी। क्या पहाड़ घूमने जा रही हैं? उसने एक सिगरेट सुलगाकर मुझसे पूछा। लाइटर के क्षणिक प्रकाश में मुझे कटे झबरे बालों से ढका एक गोरा गाल ही दिख पाया। अब तक उसका मुझ पर यथेष्ट रौब पड़ चुका था। जी नहीं, मैंने कहा, मैं वहीं रहती हूँ। वाह, बड़ी भाग्यशालिनी हो। हमें तो अब उस स्वर्गादपि गरियसी जन्मभूमि के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। आज 24 साल के बाद पहाड़ जा रही हूँ। अरे, तो क्या आप भी पहाड़ी हैं? मेरी उत्सुकता अब कुछ कुछ बढ़ गई थी। दूसरी बर्थ से कोई उत्तर नहीं आया। अंधेरे में नन्हे हीरे जड़ी घड़ी की क्षणिक झलक सी लगी। मुझे लगा पार्श्वशायिनी महिला ने घड़ी वाले हाथ को माथे पर धर लिया है और जन्मभूमि की स्मृतियों के सागर में डूबने उतराने लगी है। सहसा एक दीर्घ श्वास मेरे गालों को छू गया। हाँ, हूँ तो पहाड़ी, पर सूरत से नहीं लगती। वैसे इस मुए अंधेरे में तुम्हें मेरी सूरत दिखी ही कहाँ होगी? बत्ती आने पर देखना, सब कहते हैं एंग्लो इंडियन लगती हूँ। मेरी नानी नहान की थी, और तुम भी पहाड़ की हो तो इतना तो जानती ही होगी कि नहान की अधिकांश महिलाएं एंग्लो इंडियन ही लगती हैं। गोरा दूधिया रंग और नीली आँखें। मेरा माथा ठनका। कोई कितने ही अंधकार में डूबा क्यों ना हो, बिना देखे भी एक सामान्य से सूत्र का सिरा पकड़ते ही वर्षों का विस्मृत चेहरा पकड़ में आ जाता है। चीनी पहचानी सुगंध, हंसी की खनक या कोई परिचित सा वाक्य। मेरे हाथ में परिचय का सूत्र आ गया था। मेरी ननिहाल नहान में है। देखती नहीं, इसी से एंग्लो लगती हूँ। गोरा दूधिया रंग और नीली आँखें। जिसने 24 वर्ष पूर्व यह गर्वपूर्ण घोषणा की थी, वही उस अंधेरे को चीरकर मेरे सम्मुख खड़ी हो गई। क्या वर्षों पूर्व बिछड़ी अपनी इस सखी को बाहों में बांध लूं या बत्ती आने की प्रतीक्षा करूं? तो क्या 24 वर्षों से आप एक बार भी पहाड़ नहीं गई? मैंने धड़कते कलेजे को थामकर पूछा। नहीं, सच पूछिए तो इतनी दूर से जा भी नहीं सकती थी। वैसे चाहने पर तो मनुष्य 7 समुद्र भी लांघ देता है। मैं एक लंबे अरसे से विदेश में रही हूँ। पहले विमान परिचारिका थी, अब उम्र बढ़ गई है
और परिमार्जित रुचि के आकाश विहारी यात्रियों के स्तर का विमान अधिकारी बहुत ध्यान रखते हैं। इसी से अब रिसेप्शनिस्ट हूँ। 7 मामाओं में से एक बचे हैं। इधर अल्मोड़ा में उन्हीं की छोटी पुत्री के विवाह में जा रही हूँ। अपने संदेह की पुष्टि का सबसे बड़ा सबूत पाकर मैं व्याकुल हो उठी। उसी विवाह में तो मैं भी जा रही थी। उसकी छोटी मामी मेरी मौसी थी। निम्मी ही है ये, सुंदरी निर्मला। देखा ना आपने, वह शायद फिर बैठ गई। गाड़ी छूटने में 5 मिनट हैं, अब हमें कोई नहीं निकाल सकता। दिल्ली की गाड़ी के यात्री आए ना आए कद्दू, मुझे एकदम ही मूर्खा समझ लिया था। अब ठाठ से रात भर पैर फैलाकर सोएंगे। मैं अंधेरे में मुंह छिपाकर हंस ली। 24 वर्षों की अनकही बातें क्या एक ही रात के सफ़र में पूरी हो पाएंगी? ठाठ से रात भर पैर फैलाकर क्या सो सकोगी मेरी निम्मी? मैंने मन ही मन कहा। गाड़ी में झटका लगा और उसी झटके के साथ डिब्बा बिजली से जगमगा उठा। आकस्मिक प्रकाश से हम दोनों सक पकाकर उठ बैठीं। वह आंखों को मलती उठ रही थी कि मैंने ही उसे पहले देख लिया और आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। कटे बालों के अतिरिक्त उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। शरीर की किसी भी लुभावनी रेखा पर तोला भर मांस की परत नहीं पड़ी थी। अब उसकी बारी थी। वह हंसकर मेरी ओर मुड़ी। नहीं लगती हूँ ना पहाड़ी? उसने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि मुझे पहचान लिया। कूदकर वह मुझसे लिपट गई। गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। जिन कर्मचारियों को उसने लताड़ा था वे खिसियाए से प्लेटफॉर्म पर खड़े चलती गाड़ी को देख रहे थे। निम्मी की बाहों में मुझे देखकर उनमें से एक ने न जाने क्या कहा और एक अश्लील ठहाका भागती गाड़ी का पीछा करने लगा। मैंने खिड़की का कांच चढ़ा दिया। बहुत पहले उसे ऐसे ही एक अश्लील ठहाके से बचाने के लिए मैंने खिड़की के कांच का जिरह बख्तर चढ़ाया था। तब भी हम दोनों अकेली बोर्डिंग से घर लौट रही थी। लाल मुहे गोरों की रंगीन भीड़ ने इस अपूर्व सुंदरी को देखने अगल बगल के डिब्बों से अपनी पूरी फौजी टुकड़ी को न्योता दे दिया था। हे क्लियोपेट्रा, हे मुगल क्वीन, आदि प्रशंसा के पुष्पगुच्छ हवा में उछलने लगे थे। बड़ी कठिनता से जनाने डिब्बे की किलेबंदी में बंदनी बन एक परिचित वयस्क गार्ड के संरक्षण में एक प्रकार से लुक छिपकर ही हम काठ गोदाम पहुँचे। वहाँ भी सैनिटोरियम की एक रौबदार आयरिश डॉक्टरनी का साथ जुट गया। नहीं तो साथ चल रही फौजी बस के यात्री शायद फिर कुछ उत्पात मचाते। बुढ़िया ने उतरकर उनके कमांडर से कुछ ऐसा कहा और फिर मार्ग पर किसी ने चूं भी नहीं की। आखिर क्या कहा आपने? निम्मी ने ही पूछा था। मैंने कहा, यह उनका बड़ा अन ब्रिटिश व्यवहार है। बस मरकट मुखी वानर सेना के आत्मगौरव को बुढ़िया के एक ही वाक्य ने जागृत कर दिया। आज क्या ऐसा ही एक वाक्य भारत की अनुशासन प्रियता को भी बांध सकता है? निम्मी, कौन सी अमर बूटी खाती रही है तू? कुछ तो मोटी हुई होती। मैंने कहा। कुछ नहीं, बस जबान को कड़ी लगाम से कसती रही हूँ। याद है ना, आलू छोड़ दिए थे। अब भी मजाल है जो कभी एक चिप्स भी होठों से लगी हो। वह बड़े गर्व से अपनी सुडौल टांग हिलाने लगी। वर्षों पूर्व निम्मी आलुओं के लिए कहीं से एक विदेशी उक्ति सुनाई थी। ऑन योर लिप्स फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, ऑन योर हिप्स फॉर एवर। बस उसी दिन से आलू छोड़ दिए। मक्खन, घी, मिठाई, चावल सबसे बैर मोल लेकर ही वह चिरंतन यौवन का वरदान पा सकी थी। मेरी मौसी कभी कभी अपनी मुँह लगी भांजी को छेड़ देती। शादी होगी तो क्या करेगी? इस कमर से तो चूहे का बच्चा भी नहीं छिड़केगा। तुम अपनी ही कमर में हाथी पालना मामी, वह मुँह जोर कहती। गजगामिनी मामी की कमर में सचमुच किसी हाथी का बच्चा समा भी सकता था। प्रौढ़ावस्था के साथ साथ शायद ही कोई भारतीय नारी अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य की पोटली सहेज कर रख पाती है।
पर निम्मी तो अपने 42वें वर्ष में अभी भी छूने से मैली हो रही थी। इसी तन्वी मंदोदरी को अपनी तूलिका के रंगों में सदा के लिए अमर करने की याचना करने काणार देवी की घाटी का विदेशी चित्रकार निम्मी के पिता के सम्मुख प्राय घुटने ही टेककर गिड़गिड़ाने लगा था। केवल उसकी अपूर्व लावण्यमयी देहवल्लरी का ही चित्र बनाएगा वह, चेहरे की प्रतिकृति आंकने का नाम भी नहीं लेगा। उस दिन उस कलामर्मज्ञ को अनुमति मिली होती तो निम्मी का वह चित्र मध्ययुगीन अनुपम कलाकृति शाल भंजिका से होड़ ले सकता था। पर राय साहब कुछ बातों में एकदम ही लकीर के फ़कीर थे। वैसे उनका कहना भी ठीक था। निम्मी की तो सगाई हो चुकी थी। उसके भावी ससुर अपने क्रोधी स्वभाव और सनातनी परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। 4.25 बालों के बीच ध्वजा सी शिखा फहराते, फूले नथुने और चौड़े कंधे वाले निम्मी के भावी ससुर दुर्गादत्त जी मुझे सदा पूंछ उठाए सींग घुसेड़ने को तत्पर क्रोधी सांड से ही लगते थे। आज शायद दुर्गादत्त जी जीवित होते तो कुमाऊं की क्या स्वयं अपने परिवार की प्रगति देखकर ही आंखें फोड़ लेते। कुछ ही दिन पूर्व उनकी एक पोती ने किसी वैश्य पुत्र के गले में जयमाला डाली थी। मंझला पुत्र विदेश यात्रा से एक 6.5 फीट की ललमुही मेम का तोहफा ले आया था। जिस चौके को 3 बार लीप पोत कर हंडिया चढ़ती थी, उसको तोड़ फोड़ कर अब खड़ा सीमेंट का चूल्हा बन गया था। पर यह सब देखने के पूर्व ही विधाता ने दुर्गादत्त जी को उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर समय से पूर्व ही अवकाश ग्रहण करवा दिया था। उन्हीं के जीवन काल में उसके सबसे बड़े पुत्र से निम्मी की सगाई हुई थी। निम्मी के पिता का ओहदा भी ऊंचा था और खानदान भी। अंग्रेज नंदनों को गोदी में खिला खिलाकर उन्होंने राय साहबी का खिताब पाया था। कई लॉर्ड कमिश्नरों से उनका संबंध था। अंग्रेजी अदब कायदे को की घुट्टी पिलाकर उन्होंने अपनी मातृहीना पुत्री को बड़े लाड़ दुलार से पाला था। तब तक पहाड़ में सगाइयों का रिवाज नहीं चला था। विवाह के दिन प्रातःकाल टीका चढ़ाकर संध्या को फेरे पड़ जाते। पर राय साहब ने बड़ी जिद से भावी समधी को विवश कर दिया था। विवाह का अभी 1 वर्ष तक कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि मेधावी लड़का पढ़ रहा था। इसी से सगाई की सील मोहर लगाना उनके लिए अनिवार्य हो गया था। स्वयं उन्हीं की 3-4 भतीजियां विवाह योग्य हो गई थी। अब कौन उनके मुंह का ग्रास छीन ले, क्या पता। वैसे स्वयं वे लंबी सगाई के पक्ष में नहीं थे। जहाँ तक होगा अगले ही वर्ष हम तेरी शादी से छुट्टी पा लेंगे, वे हंसकर निम्मी से कहते। निम्मी की सगाई के दिन ही हम दोनों ने पहली बार उसके भावी दूल्हे को देखा था। निम्मी के पिता ने अपने असंख्य विदेशी मित्रों को उस दिन न्योता दिया। सुनहरे अक्षरों में छपे कार्ड में पूरा कार्यक्रम छपा था। रामपुर से एक सुंदरी बाई जी को इसी जलसे के लिए मोटी रकम देकर बुलाया गया। कान पर हाथ धरकर टप्पे अलापती बाई जी एक बार गाव तकिया लगाए दुर्गादत्त जी की ओर भी घातक कटाक्ष का वार कर बैठी थी और उन्होंने नाक पर रुमाल रखकर आंखें बंद कर ली थी। अपने अरसिक ससुर के प्रति उसका काव्य निवेदन व्यर्थ जाते देख निम्मी ने तो मुंह में आंचल ही ठूंस लिया था। गोल कमरे की सज्जा ही उस दिन निराली थी। मेज पर सजा विराट केक, नाना प्रकार के मेवे मिष्ठान, छत से लटकते झाड़ फानूस की जगमगाती रोशनी में चमकते विदेशी जोड़े, होठों का रंग, आलपा के गाउन की खसर खसर, मीठी खुशबू, सभ्य ठहाके और शैंपेन की चौड़ी कटी की बोतलों में डूबती उतराती सुनहली रुपहली गोलियां। हम दोनों, निम्मी की 7 मामियां और नानी एक दूसरे पर गिरती पड़ती बारी बारी से छोटे से छिद्र से देखती। मुझे भी देखने दोरी छोकरियों, कह निम्मी की शौकीन नानी अपनी एक काणी आँख को हाथ से ढांप दूसरी मोतियाबंद से धुंधली आँख को द्वार के उस छिद्र पर टिका देती जिससे उन्होंने उस ब्रजभूमि में गोपियों की ऐसी कई रासलीलाएं देखी थी। निम्मी का भावी दूल्हा सुरेश
कई मेमों से घिरा लाज से सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। लड़का वास्तव में नम्र, सुशील और सुदर्शन था। उसी ने किसी विवाह में निम्मी को देखकर पसंद कर लिया था और फिर उसकी चाची ही आकर रिश्ता मांग गई थी। दुर्गादत्त जी ने उस प्रस्ताव का कड़ा विरोध भी किया था, पर जिद्दी पुत्र को वे जानते थे। उन दिनों कैसा ही प्रगतिशील परिवार क्यों न हो, पहाड़ में दामाद का विवाह से पूर्व ससुराल आना अनहोनी घटना थी। पर राय साहब हाई कोर्ट खुलते ही प्रयाग चले गए तो एक दिन उनका दामाद भी अपने बोर्डिंग से आ टपका। फिर तो धीरे धीरे वह हर इतवार को आने लगा। राय साहब को भी उसके आने में कोई आपत्ति नहीं रही। 8 महीने बाद तो वह उनका दामाद बन ही रहा था। फिर पहाड़ पे होते तो शायद समाज का भय भी रहता। अच्छा है मैं ननिहाल में नहीं हूँ, निम्मी ने मुझे लिखा था। वहाँ होती तो क्या 7 मामियों की 14 आंखों को छल पाती। वैसे तो उसकी नानी की पौनी आँख ही अकेली सर्चलाइट की उसकी कोर्टशिप को ठप कर देती। सुरेश को दूर से देखने पर अपनी भावी पत्नी जितनी सुंदर लगी थी, निकट आने पर उससे कहीं अधिक लुभावनी लगी। पर मुझे उसके लिए बड़ी चिंता थी। अपने नए भावी रिश्तों की उपस्थिति से वह कुछ नर्म भले ही पड़ी हो, कुत्ते की पूंछ को क्या विधाता भी सीधी कर पाता है। मुझे वह प्राय ही अपने तीखे स्वभाव की विस्फोटकारी दुर्घटनाएं सुनाती रहती। आज हरामखोर बिशन को मैंने सुरेश के सामने ही ऐसी झाड़ पिलाई कि सुरेश भी सहम गया। आज मैंने नत्थू की पूरी धुलाई काट ली, कहता था डैडी की कमीज गधा चर गया। मुझे निम्मी की अल्प बुद्धि पर तरस आता। विवाह के पूर्व ही शांत भीरू स्वभाव के भावी सहचर को ऐसे सहमाना क्या उचित था। यह ठीक था कि वह ऐसी ऊंची दुकान पर सजी मिष्ठान का थाल थी जिसके बिक जाने पर लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। पर फिर भी भला कोई दुकानदार क्या स्वयं ही ग्राहक को उलट पुलट कर अपने माल का दुर्बल पक्ष दिखाता है भला। कहीं ग्राहक बिना खरीदे ही लौट गया तब। पर इस तब की निम्मी को कोई चिंता नहीं थी। उसे तो शिकायत थी अपने भावी वर्ग की चुप्पी और सगाई की लंबी अवधि से। पढ़ाई के शादी के बाद नहीं हो सकती, वह प्राय ही सुरेश से पूछ बैठती। उसके इसी अधीर प्रश्न के उत्तर में ही शायद सुरेश उसे एक नीलम की चौकोर अंगूठी लाकर पहना गया था। आज भी वही अंगूठी उसी अंगुली को अपने सूक्ष्म घेरे में बांध हथकड़ी सी बनी जौ की तौं धरी है। ना नीलम घिसा, ना पहनने वाली स्वामिनी। तब क्या अभी भी वह सुरेश को नहीं भूल पाई है। अंगूठी पहनाने के बाद ही छुट्टियां आ गईं और सुरेश बड़े उत्साह से पहाड़ चला गया। विवाह का केवल 1 महीना रह गया था। इधर न जाने क्या सोचकर राय साहब ने दोनों के मिलने पर रोक लगा दी। अब वे स्वयं पहाड़ जा रहे थे और वहाँ दोनों का मिलना ठीक नहीं था।